हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं डीएनएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डीएनएस लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा है। उसी क्रम को जारी रखते हुए इस वीडियो में हम जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। और मैं बता दूं कि एलएलबी एमबीए के लिए भी अलग से हमने सीरीज चलाया है, उसका भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, इस जनरल टेस्ट के वीडियो में हम देखेंगे पूरा करीब 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ है। और मैं दोस्तों एक्सप्लेन भी करूंगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। एलएलबी एमबीए वाले भी ये देख सकते हैं क्योंकि उनके भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग आती है। इसमें भी मैथ और रीजनिंग आई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। और एमबीए एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 के सीयूईटी यूजी को हम टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जनरल टेस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी डिमांड करते हैं, जनरल टेस्ट के को प्रेफरेंस देते हैं और उसी के माध्यम से आपका एडमिशन लेते हैं जनरल टेस्ट के स्कोर के आधार पर। तो जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज आपको बताई दी, एक एक करके आराम से स्मूथली क्वेश्चन को देखेंगे एकदम आराम से। और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी होगा बीच बीच में मैं जो आपसे पूछूंगा, तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपके सामने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, यदि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, ठीक है ना। बोला है कि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, 50% ज्यादा कमाता है, 20% कम कमाता है या 30% ज्यादा कमाता है, तो आपको कुछ नहीं करना। बस पहला लाइन क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। दूसरे लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे लाइन में हमेशा अगर यहाँ ज्यादा पूछा है तो अगला वाले में कम पूछेगा, अगर यहाँ कम पूछा है तो अगले वाले में ज्यादा पूछेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे मोर देन है तो यहाँ लेस देन होगा, ये 100% श्योर है ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि बस हमें पहले वाले परसेंटेज से मतलब है, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप क्या करना, 25% जो भी गिवन है इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कितना होगा। 25% को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 25% परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा क्या, परसेंट हटाने के बाद हमारे पास नीचे आएगा 100, क्या 100, है ना। काट दीजिए, 25 एक कम 25 और 25 चौके 100, है ना। तो 1/4 यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 25% का। ठीक, अब क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ बोल रहा है 25% ज्यादा कमाता है। जब भी कहे ज्यादा ना तो ऊपर वाला प्लस कर लीजिए, ऊपर वाला क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और नीचे वाले में ऐड कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर वाला प्लस करके नीचे वाले में ऐड कर दीजिए। ज्यादा कमाता है यानी मोर देन हो तब, अगर लेस देन होता तो माइनस करते। तो यहाँ पे आगे कर लेते हैं एक, और नीचे हमने बताया है कि ऊपर वाला हमें ऐड करके लिख देना है, तो एक ऊपर करते हैं और नीचे हमने बताया +1 नीचे 4 में जोड़कर लिख देंगे, यानी 1/5। और 1/5 कितना होता है भाई, अगर परसेंट में 1/5 हम कहें तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, होता है 20%। क्या होता है, 20%। लेकिन अगर परसेंट निकालने के लिए अगर हमें कहे तो बस कुछ नहीं करना। ये तो मैंने आपको पेड बैच में बताया भी है कि किस तरह से परसेंट आपको निकालना है, या डायरेक्टली आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो काट लीजिए, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में और 20% हमारा वैल्यू आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 20%। ओके, हाँ, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा उसका नंबर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में, क्योंकि सीरीज चल रही है, ये पहला वीडियो है जनरल टेस्ट का, तो आगे भी मैं जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें वो करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री व्यूज अप्रोक्सीमेटली 0.125 meters
ऑफ क्लॉथ पर सेकेंड। ओके, यानी पर सेकेंड ध्यान रखा जाए अगर, पर सेकेंड कितना जो है अप्रॉक्स जो वीव करती है, कितने मीटर क्लॉथ, देखिए 0.125, है ना, 0.125 मीटर, है कि नहीं। तो अब बोला है कि भाई हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू वीव 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी 25 मीटर कपड़ा बुनने में उसे कितने सेकेंड लगेंगे। अब भाई 25 हमें मीटर बुनना है, तो बताइए एक सेकेंड में 0.125 मीटर करता है भाई, बुनता है, तो हमें 25 मीटर करना है, कितना 25 मीटर, तो 25 मीटर अगर करना है ना, और एक सेकेंड में कितना कर रहा है, एक सेकेंड में कर रहा है 0.125, इतना ही कर रहा है कि नहीं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में 0.125 मीटर अगर बुन रहा है तो 25 मीटर बुनने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, है कि नहीं, बिल्कुल 3 जीरो लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 25 से काटिए, 25 से काटेंगे 5 बार में, है ना, 25 से काटेंगे यहाँ पे, 25 एक 25, यहाँ पे 1 2 3 जीरो, फिर यहाँ 5 से काटिए कितने बार में, 5 से काटेंगे तो कटेगा भाई 5 दूना 10 और डबल जीरो, यानी 200 सेकंड लगेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आईडी भी दिया हुआ है पिछले साल में, और मतलब 2022 23 24 जो भी क्वेश्चन पेपर में से मुझे क्वेश्चन मिले हैं वहां से मैंने इसको रखा हुआ है। ये शायद आपके 2024 में आने वाला आया हुआ है पेपर में, आप चाहे तो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ था तो आप उससे मैच करा सकते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रिलेटेड, जियोग्राफी से वैसे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, जनरल टेस्ट में। अगर थोड़े से माइंड को अगर यूज करेंगे आप तो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ये तो कह रहा है, इसका मतलब वो जो पास है, वो जो दर्रा है, वो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। आप कहेंगे यार सर पास क्या होता है, पास दरअसल एक नैरो पैसेज होता है दो माउंटेन के बीच, दो माउंटेन के बीच एक नैरो पैसेज होता है जो ज्वाइन करने का काम करता है, दो जगह को ज्वाइन भी करता है ना। अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे, वहां सुरंग वगैरह बना करके ज्वाइन किया जाता है। तो बोल रहा है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पहली बात तो हम देखेंगे नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है भाई, नाथुला दर्रा अभी एक ट्रिक मैंने बताया था आपको पिछले साल में, अगर याद हो आपको तो। इसलिए देखिए आपको ना बाकी नॉलेज इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप एलिमिनेट कर पाए। अगर क्वेश्चन में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आप आंसर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। देखिए अब नाथुला दर्रा की अगर बात करें दोस्तों, तो नाथुलाल सिक्किम जाएगा, नाथुलाल कहाँ जाएगा, सिक्किम जाएगा। तो सिक्किम जाएगा तो भाई नाथुला दर्रा कहाँ है, वो है सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमारा नाथुला तो आंसर हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर में वो होना चाहिए, ये तो ऐसा ही नहीं होगा। उसके बाद आइए नीति दर्रा, नीति दर्रा नीलिमा, नीलिमा, है ना, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीलिमा, नीलिमा भाई, नीलाकंठ किसका है, भगवान जी शंकर जी का, तो वो कहाँ पे आमतौर पे निवास करते हैं, ऐसा माना गया उत्तराखंड में, है ना। तो ये उत्तराखंड में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब कहाँ पे है, ये सब आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो इसको जो है आप, ये भी आप एलिमिनेट कर देंगे, ये भी नहीं होगा। उसके बाद रोहतांग दर्रा, आप ध्यान रखेंगे रोहतांग दर्रा तो बड़ा फेमस है, हिमाचल प्रदेश में है, ये बात आप जानते भी होंगे। ये तीनों दर्रे तो आपके जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर एक ही बचेगा, वो है बनिहाल दर्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरह एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन को हटा करके। आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऐसे ऑप्शन सामने दिए हुए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से कटिंग करके हमने लगाया है इसको। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और इस नंबर को करने के बाद थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ऐसे डिवाइड है, और यहाँ पर एक कॉलम बना रहा है, ये एक सर्कुलर फॉर्म में बना रहा है, यहाँ पे थोड़ा पिज्जा वाला मामला बन रहा है, चार
पिज्जा का पार्ट है ना, तो एक पार्ट पहले ध्यान देंगे इस वाले, चलिए इसी पार्ट को ध्यान देते हैं पहले, है ना, इस वाले पार्ट को हम ध्यान देते हैं। तो 9-12 में ऐसा क्या हुआ कि 27 आ गया, 3 और 9 में ऐसा क्या हुआ जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ लाना है, लेकिन 4 और 8 में ऐसा क्या हुआ कि भाई 64 आ गया, कोई तो बात हो रही होगी, आइए देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि इसमें हुआ आखिर क्या था। हाँ देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम थोड़ा-सा माइंड को अगर एक तरफ कॉन्संट्रेट करें और देखें इसको, तो 8 और 4 के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 4 का है। और अगर 4 का क्यूब हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 64। क्या हमें बीच में दिया है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल दिया है। देखते हैं आगे वो पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं है। आइए, इस वाले में देखते हैं 9 और 12 के बीच गैप कितने का है? 3 का। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। आप कहेंगे सर दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है, देखिए यहाँ पे। आइए अब क्वेश्चन के आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं। 2 में फॉलो हो गया, इसका मतलब यही फॉलो हो रहा है। 3 और 9 में कितने का गैप है? 6 का गैप है और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। क्या ऑप्शन में ये है? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन में ये है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 216 करेक्ट आंसर। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको रीजनिंग में क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक होता है रीजनिंग में सारे, तो आप कम से कम याद रखिए, कम से कम 1 से लेकर, वैसे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 2 से लेकर कम से कम 15 तक का क्यूब आप याद रखिए, है ना? बहुत ज़रूरी है, क्यूब याद रखिए, इससे बहुत सारी मदद मिलती है क्वेश्चन को करने में। माइंड वहाँ तक तभी जा पाएगा जब आपको याद होगी चीज़ें, ठीक है? चलिए, 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव सिमिलैरिटीज़, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 में समानताएं हैं, विषम विकल्प छांटिए। भाई यहाँ देखिए ध्यान से, ऑड वन आउट करना है आपको, फटाफट बताइए। अच्छा थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे यूरोप दिया हुआ है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है और लेकिन जापान जो है एक कंट्री है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑड वन आउट में वो क्या होगा? जापान। एशिया में जापान एक भाई कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल है टोक्यो। क्या? टोक्यो। और यहाँ चलता क्या है? येन। करेंसी कौन सी चलती है? येन चलती है और यहाँ पे कैपिटल जो है वो आपका टोक्यो है। आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि देखिए कभी भी कैपिटल और करेंसी से एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम में, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन थोड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से, इसमें समझने वाली चीज है क्योंकि मैथ है, थोड़ा अच्छे से समझना। बोट एंड स्ट्रीम से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बोला गया है ए मैन कैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर पर आवर इन ए स्टिल वाटर if the speed of the water current is 2 kilometer hour and it takes him 2 hours to row to a place and come back, then how far off in kilometer is the place? अच्छा ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी जब आपको बोट का कभी भी आ, मानना हो ना, बोट की वैल्यू को कभी मानना तो हमेशा एक्स में मानिएगा, हमेशा बोट को एक्स में मानिएगा और करंट या स्ट्रीम जो भी होगी उसको कंसीडर करिएगा वाई हमेशा। बस इतना ध्यान रखेंगे, कैसे करेंगे हम अभी बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि बोट हो, मैन हो, ये सब हमेशा आप मानेंगे एक्स, ओके। तो यहाँ बोल रहा है बोट का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर, ओके ठीक है। यानी बोट का जो है वो कितना है? वो है आपका 8, है कि नहीं है? बोट का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। यानी x की वैल्यू कितनी दी है? x की वैल्यू दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर। करंट यानी डायरेक्ट हम बोट को क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो डायरेक्ट हम यही x लिख देते हैं, क्या जरूरत है बोट लिखने की, यही x लिख देते हैं। अब y की वैल्यू हमने क्या मानी है? y की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू या स्ट्रीम यानी धारा की वैल्यू। तो धारा की वैल्यू क्या दी है? 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2 किलोमीटर पर आवर, तो लिख देते हैं यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर। एक एक करके देखेंगे, मैंने बोला ना कि स्मूथली करेंगे एक एक क्वेश्चन को ताकि कॉन्सेप्ट आप समझ सके। अब बोल रहा है भाई, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि एक बार जब जाता है, एक बार जब क्या होता है कि इस, जाहिर सी बात है, एक बार कहीं वो जा रहा है
और दोबारा वहां से लौट करके आ रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा इसमें से। जब वो जाएगा तो मान लीजिए एक बार तो ऐसा जरूर होगा दोनों में से, जब जब वो जाएगा तो हो सकता है स्ट्रीम जो हो वो उसके साथ चल रही हो, मतलब करंट जो फ्लो हो रही हो, मतलब कि जो पानी है वो उसी की दिशा में तैर रहा हो, तो मतलब चल रहा हो, स्ट्रीम धारा चल रही हो, तो जाहिर सी बात है ये जो नाव चल रही है उसमें वो मदद करेगी उसके। तो जब कभी भी स्ट्रीम के साथ चल रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बोट है एक्स यानी उसके साथ आपकी स्ट्रीम भी चलेगी, मदद करेगी, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स जो है वो बोट की स्पीड है और वाई जो है स्ट्रीम की स्पीड है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी के डायरेक्शन में स्ट्रीम स्ट्रीम भी बह रही है, धारा बह रही है। एक जब वापस आएगा तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रीम इस तरफ चल रही होगी और बोट कहाँ आ रहा होगा, बोट आपका भाई वापस आ रहा होगा, और जब वापस आ रहा होगा इधर की तरफ, क्योंकि अभी तो इधर जा रहा है बोट, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कोई अपोजिट डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई हमारे पास दोनों वैल्यू है, हम ले लेते हैं 8 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 10, और यहाँ पे वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है हमारे पास 6, है कि नहीं? बिल्कुल आ गई है। अब देखिए हमारे पास दो स्पीड आ गई है, एक 10 और एक 6, और कभी भी जब कहीं जाने और आने दोनों का हमें 2 घंटे लगते हैं, यहाँ बोल रहा है, तो वह स्थान कितनी दूरी किलोमीटर में है? तो ध्यान रखेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत स्पीड निकाल लेते हैं, और एवरेज स्पीड ध्यान रखेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy और डिवाइड बाई या बाई x प्लस वाई। यहाँ कर दीजिए 2xy यानी 2 इंटू एक 10 है इंटू और एक y है, y मतलब 6 आपका है ना, देखिए 6 है, और y में हो जाएगा आपका 10 और 6 यानी 16 हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करिए, यहाँ कितने बार में, 8 बार में, यहाँ 2 से 3 टाइम में और 2 से 4 टाइम में, फिर 2 से 5 टाइम में और 2 से 2 टाइम में। यहाँ बचा कितना, 5 3 जा 15, यहाँ कर देता हूँ 5 3 जा 15, और यहाँ 2 बचा है, यानी यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5, यानी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब भी कोई जो बोट होती है एक बार जाती है और फिर वापस आती है उसी जगह पे, तो वहां पे एवरेज स्पीड हम निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर आपने देखा, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने समझा अच्छे से, और मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप ट्रिक से करते तो फटाफट इसको कर सकते थे। आइए, भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज अब पूरी तरह से चालू हो गया है? अब देखिए ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था, सीयूईटी में पूछा गया था, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिकम फुली ऑपरेशनल नाउ? तो भाई ये नेपाल और इंडिया के बीच है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, क्या है भाई, काठमांडू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और काठमांडू में ही हेडक्वार्टर किसका है, सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और चाइना का कैपिटल क्या है भाई, ये तो सभी जानते हैं, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, ठीक है, और करेंसी क्या चलती है, करेंसी चलती है युआन, ठीक है, और कहीं कहीं इसको रे मिन बी भी बोल देते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। म्यांमार का जो कैपिटल है वो क्या है, नैपीताओ, क्या है, नैपीताओ, ठीक, और यहाँ की करेंसी जो है वो है कयात, करेंसी क्या है, कयात है, ध्यान रखेंगे इस बात को। भूटान का नगुल्ट्रम और थिम्पू, थिम्पू कैपिटल है, और नगुल्ट्रम यहाँ की करेंसी है, ठीक, चलिएगा इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशियन बिकम्स मोर एसिडिक, व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशियन? देखिए ध्यान रखिएगा, जनरल टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, करीब करीब देखा गया है 3 से 4 क्वेश्चन पिछले 2024 में भी कि आपसे पूछे गए हैं, तो जनरल साइंस को छोड़िएगा मत, उसको भी ध्यान से करके जाइएगा। और मैं ये 8वां क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा,
और इसका आंसर आप मुझे जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं बाद में तो ध्यान रखेंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा और मैं देखूंगा किसने किसने आंसर दिया है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे देंगे। आपके पास सारे ऑप्शन है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जिसने सही आंसर दिया उसको हार्ट दे दिया जाएगा, जिससे कि पता चले कि आंसर आपका सही है या गलत। चलिए, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। ध्यान रखेंगे, इंडिया में वैसे तो 4 अवार्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते हैं सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, ठीक है। कौन सा है? भारत रत्न। 1954 में शुरुआत हुआ था, सी राजगोपालचारी पहले व्यक्ति थे जिनको मिला था। वैसे तो 3 लोगों को मिला था, ठीक है ना। वैसे तो उस टाइम आप जानते हैं कि 3 लोगों को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालचारी थे और सीवी रमन थे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे भारत रत्न सबसे पहला है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। कौन है? भारत रत्न, ठीक है। ठीक, उसके बाद है क्या? पद्म विभूषण। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण। और उसके बाद है पद्मश्री, ठीक। ये 4 है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इन पद्म भूषण की बात हो रही है, यानी थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मिला था किसको? कौन से? पैरा एथलीट। अच्छा, पैरा एथलीट कौन से होते हैं? पैरा एथलीट वो एथलीट होते हैं जो कहीं ना कहीं से फिजिकली अनफिट होते हैं, वो पैरा एथलीट होते हैं। या तो हो सकता है उनके पैर में कोई प्रॉब्लम हो, हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है आमतौर पे। तो ये कौन है? ये है भाई देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया पहले पैरा एथलीट बने हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें श्रृंखला को पूरा करना है, यानी सीरीज को पूरा करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसमें हो सकता है आंसर, ठीक है। देखिए, अगर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं आपको आंसर देने के लिए कहूँ तो आप कैसे क्या करेंगे इसको? देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे अगर, तो यहाँ पे एक यहाँ पे सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे 4 सर्कल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है ना। फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो गया? पहले देख लेते हैं। एक क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 है बिल्कुल, यहाँ पे 4 8 9 है बिल्कुल, और यहाँ पे 8 8 3 11 है। अब क्या आएगा? अब थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, क्योंकि देख लीजिए आप, पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर आगे में क्या बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, और 3 बढ़ेगा तो कितना होगा? 14 होगा। और 14 हमें सर्कल वाला ऑप्शन चाहिए। तो आइए 14 वाला खोजते हैं। कौन है 14 भाई? 4 8 12 3 15, 4 8 12 6 6 12 तो 14। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात एकदम 100% क्लियर हो गई होगी। नंबरिंग कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे आप। पहले 3 ऐड किया गया, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3 करा जाएगा, तो 14 सर्कल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पी इज क्यूज ब्रदर। आप फटाफट से करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से करिए। पी क्यू का भाई है, ठीक है भाई, बना लेते हैं फैमिली ट्री। अच्छा ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मैं कहूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वो मेल को करेंगे, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में अगर रहेगा तो वो फीमेल को हम डिनोट करेंगे, ठीक। और फैमिली ट्री आपको बनाने आता है, पेड कोर्स में मैंने बताया है। यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्यूशन करा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। पी इज क्यूज ब्रदर, यानी पी जो है, पी क्यू का भाई है, ठीक भाई। पी भाई है यानी पी लड़का होगा, जाहिर सी बात है किसका? क्यू का। और नीचे बना लेते हैं, पी जो है वो भाई है किसका? क्यू का। अभी क्यू हमें नहीं पता क्या है। आर क्यू का पिता है, आर जो है वो क्यू का पिता है, ठीक है भाई। आर जो है वो क्यू का पिता है, पिता होगा तो ऊपर होगा एक जेनरेशन, ठीक है। एस क्यू की माँ है, एस जो है वो क्यू की माँ है। इसका मतलब ये है कि एस जो है वो क्यू की माँ है और ये पिता है, इनका मतलब आपस में शादी हुआ है, ठीक है। और ये लड़का है पी, ओके। चलिए, टी एस का भाई है, टी एस का भाई है, बड़े ध्यान समझेंगे। टी जो है वो एस का भाई है, ठीक है। अच्छा, तो पीटी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एकदम ध्यान से समझेंगे, यहाँ लास्ट में पढ़िए, देन हाउ इज टी, है ना, यही है। तो पीटी से किस प्रकार संबंधित है, यानी हाउ इज पी रिलेटेड टू टी।
पी जो है वो क्या लगेगा भाई, पी क्या लगेगा बताइए, क्या लगेगा, क्या भतीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए भतीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी बहन का ही तो लड़का है, क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, नेफ्यू लगेगा। देखिए हिंदी इंग्लिश में ना अक्सर कर कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि यहाँ इनका भाई होता, ठीक है, इनका भाई होता तो डायरेक्ट वहां पे रिलेशन बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, एकदम क्या लगता, भतीजा लगता डायरेक्ट। लेकिन यहाँ एक तरह से ये क्या हो गए, ये मामा हो गए और ये इनका भांजा हो गया। लेकिन यहाँ पे मामला यही बनेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, पी क्या लगेगा, नेफ्यू, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा मामला हिंदी में अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप एक फुल फ्लेज तरीके से जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, कोई भी एमबीए, एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं, तो डीएनएस एजुकेयर ऐप आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही शानदार सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन 2025 का बैच, एक प्रवेश बैच जो कि बहुत ही फेमस हुआ है। हाल ही में आपने देखा है बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एलएलबी और एमबीए के लिए। मैंने बताया है कि इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। क्लास मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बाइलिंगुअल, लाइव डाउट सेशन होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया जाएगा आपको, और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स दिए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के आपके पूछे गए, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा आपके एग्जाम के होने तक। और कोई भी, मैं बता दूं, डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 6387986764 पे, या तो आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये कोर्स मात्र आपको 1999 में, यानी 1999 यानी लगभग 2000 के आसपास है। लेकिन हाल ही में मैं बता दूं कि डीएनएस ने एक कूपन कोड लॉन्च किया है DNS10, जिसमें कि अगर आप DNS10 अप्लाई करते हैं तो 10% की आपको वहां पे छूट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पैटर्न है कुछ, और यहाँ पे सीरीज को हमें पूरा करना है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो एक काम करते हैं, आगे से तो 2 ही नंबर हमें मिल रहे हैं, पीछे से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, आइए पीछे से ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 24, फिर 96, क्या हो रहा है भाई, आइए थोड़ा देखते हैं बढ़िया से। 4 का यहाँ डबल हो रहा है 8, 8 का 3 गुना हो रहा है 24, 24 का 4 गुना हो रहा है, यानी 2 गुना, 3 गुना, फिर 4 गुना, 2 3 4, अब 5 गुना होगा, यानी 5 गुना होगा 96 का 5 टाइम, 96 का 5 टाइम होगा तो क्या होगा, 5 6 30, 5 9 45, 45 और 3 48, यानी 480। क्या है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज चिलीज फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज्यादा घबराना नहीं है, उस टाइम का क्वेश्चन है, मिसेल बैचलर उस समय बनी थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। किस संगठन ने सशस्त्र बलों के लिए उग्राम स्वदेशी असॉल्ट राइफल विकसित और लॉन्च की है। अच्छा देखिए, ये भी करंट अफेयर 2024 में जो सीयूईटी का पेपर हुआ था उसमें से आया था। मैं बता देना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीयूईटी में, साइंस एंड टेक से, ध्यान रखिएगा। तो उसी में का ये क्वेश्चन है, उसी टॉपिक का। तो डीआरडीओ ने बनाया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। कब हुई थी, 1958 में फाउंडेशन रखी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। क्या मिलेगा भाई, न्यू दिल्ली में। और एक बात और मैं बता दूं, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है अभी, ठीक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये नहीं है आंसर, करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। इसरो, जैसा कि आप जानते हैं, इसरो चंद्रयान मिशन भी भेज करके बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ, वैसे भी भारत की स्पेस एजेंसी है और काफी अच्छा काम भी करती है स्पेस में सैटेलाइट भेजने का, और दूसरे देशों के भी सैटेलाइट इसरो भेजती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस सोमनाथ इसके हेड हैं, और स्टैब्लिश कब हुआ था भाई, स्टैब्लिश हुआ था बहुत ही खास दिन 15 अगस्त 1969 में, ठीक। इससे पहले इसका नाम दूसरा हुआ करता था, लेकिन इसरो के नाम से 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश हुआ।
एस सोमनाथ इसके अभी चेयरमैन है हाल फिलहाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसरो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बैड कंडक्टर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर एक तरह से प्रवाहित नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा रेसिस्ट करती है। अच्छा, गोल्ड तो बहुत अच्छा करता है, सिल्वर भी बहुत अच्छा करता है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक है, डायमंड में भी करता है, ग्रेफाइट में भी करता है, लेकिन पूछा है कि सबसे मतलब बैड कंडक्टर पूछा है, तो बैड कंडक्टर जो है ऑप्शन में हमारा ये ग्रेफाइट होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट आप जानते हैं कार्बन का एक अपर रूप है ना, जो कि आपने देखा होगा पेंसिल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर ये ग्रेफाइट ही लगा होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट को मंदक यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। चलिए आगे बढ़िए। एक चुनाव में विजेता को डाले गए कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और विजेता 3456 मतों के अंतर से जीता, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। कभी भी दोस्तों, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कर दे जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो कुछ नहीं करना आपको, बस 100 मान लेना। कहीं भी कुछ मत करिए, 100 मान लीजिए। मान लीजिए कि 100 वोट पड़े होंगे, हमने इतना मान लिया कि 100 वोट पड़े होंगे। अब भाई बोला है कि जो विनर है उसको 70% वोट मिल गए। दो लोगों के बीच हुआ है, देखिए एक चुनाव में विजेता को डाले गए कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ, यदि चुनाव में केवल 2 लोग थे, है ना, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट, है ना, 2 कैंडिडेट है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो भाई जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को मिला है 70%। कितना, 70%, यानी 100 में से 70% मिला है, यानी 70 वोट मिला होगा। और हारने वाले को भाई, अच्छा जीतने वाले को 70% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, बचा हुआ उसी को मिलेगा, क्योंकि 2 ही लोग तो हैं। तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, 30% मिला होगा, क्योंकि 100% टोटल होता है, तो 30 वोट मिला होगा, है कि नहीं है, बिल्कुल। अब बोल रहा है कि भाई उम्मीदवार जो जीता था वो 3456 मतों के अंतर से जीता। हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें 70 और 30 का अंतर कितना आ रहा है, 40 का आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 40 का आ रहा है। तो 40 का वो जीत रहा है 40 वोटों से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 40 वोटों से नहीं जीत रहा है भाई, वो जीत कितने से रहा है, 3456 से, यानी 3456 से जीत रहा है ना। कितने जीत रहा है, 3456 से। तो बोल रहा है क्या कि डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए, है ना। व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, तो हमने तो 100 माना है, तो क्या करते हैं 40 से डिवाइड कर लेते हैं इतने में, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं 3456 डिवाइड बाई 40, क्योंकि हमने 40 यहाँ हमारे से डिफरेंस जो आ रहा था वो 40 का ही आ रहा था, है ना, और इंटू कर देंगे 100। कर दीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, और उसके बाद 2 से काट दीजिए इसको, कितने बार में कटेगा, 17 बार में, ये हो जाएगा, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 8 16। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 5, अच्छा 40 कहाँ है लास्ट में, कहीं है, बस कुछ करना नहीं है वैसे तो। आंसर होगा 8640, क्योंकि 40 एक ही में दिया है ऑप्शन में, और वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमें भाई एक ही बस 2 नंबर आ गया लास्ट में, हमें आंसर से मतलब है, वहाँ पीएचडी करने तो जाना नहीं है। आइए आगे। Which of the following disease is caused due to the deficiency of proteins? निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है, वैसे तो आप जानते हैं, एक है क्वासियोरकर, ठीक है, और एक है मैरेस्मस। बच्चों में आमतौर पे ये रोग देखने को मिलता है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होती है। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखिए, मीठी मेक से लॉस ऑफ 25%। थोड़ा अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप। हम्म, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो मीठी को एक किताब 1500 में बेचने पर 25% की हानि होती है। बस मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है परसेंटेज। अगर परसेंटेज हमें मिल गया तो हम उसी पर आंसर हमें
मिल जाना चाहिए, हम खेल जाएंगे उसी पे। 25% को हम क्या करते हैं भाई, 25% को अभी मैंने बताया है कि 1/4 हम लिखते हैं फ्रैक्शन में। क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/4। ठीक है। अब बोल रहा है हानि, अच्छा हानि हुआ, लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो माइनस होगा ऊपर वाला, अभी मैंने बताया है कि पेड कोर्स में मैंने बार बार बताया है कि जब लॉस होगा तो ऊपर वाला माइनस होगा। और नीचे वाला हमने हमेशा प्रॉफिट लॉस में बताया है कि नीचे वाला हमें सीपी मानना है। लॉस के बाद 4 रुपए में अगर खरीदा है, एक का लॉस हुआ है तो कितने में बेचा होगा, 3 में बेचा होगा, तो एसपी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 रुपया है वो हमारा एसपी हो गया, 4 रुपया हमारा सीपी हो गया। 4 रुपया में हमने खरीदा था, 5 रुपया में हमने बेच दिया, इसलिए हमें 25% का लॉस हो गया। लेकिन बोल रहा है कि भाई हमने 3 रुपया में नहीं बेचा है, एसपी तो 1500 रुपया है, यानी 1500 रुपया में बेचा है। कितने में, 1500 रुपया में, यानी इससे कितने गुना ज्यादा, इससे 500 गुना ज्यादा। उसी तरह सीपी भी 4 न होकर के इससे 500 गुना ज्यादा होगा कि नहीं होगा बताइए। आप कहेंगे हाँ सर होगा, 5 4 जा 20 यानी 2000 होगा कि नहीं, 2000 होगा। ये तो हमारे पास सीपी आ गया, सीपी कितना है 2000। ठीक। अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो बाकी सब चीज आ जाएगा। देखिए अब बोल रहा है कि उस किताब को किस कीमत पर बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है भाई, हमारे पास मिल गया 2000 रुपए का किताब हमने खरीदा है, इस पे हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 125% टोटल हो जाएगा बाई 100। डायरेक्ट हमें निकालने क्या, अगर 25% निकालते तो फिर हमें जोड़ना पड़ता, तो डायरेक्ट 125 निकाल लीजिए। जीरो से जीरो कैंसिल, फिर जीरो से फिर जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो आप लगा दीजिए, लास्ट में जीरो, एक जीरो लगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और एक 5 और यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी 2500 आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 2500 में अगर बेचेंगे तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे आइए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बोला है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर आपको मैच करना है, कुछ नौसेना संस्था उसके है, वो उसको मैच कराना है। ठीक है, जैसे आईएनएस चिल्का। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जीएस का नॉलेज जो होता है वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हल्का सा भी अगर नॉलेज आपको है कहीं का, जीके का या जियोग्राफी का, तो आप तुरंत बता देंगे। चिल्का झील कहाँ पे है पहले बताइए। आप कहेंगे सर चिल्का झील तो उड़ीसा में है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आपने कर दिया। तो मैंने कहा आसान नहीं है भाई, आपको आ रहा है तो आसान है। आप क्या कर दोगे, उड़ीसा से कर दोगे। यहाँ दिया उड़ीसा, हाँ बिल्कुल दिया है, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का तो होगा 4। ए का 4 के अलावा कहीं कोई दिया है काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, कट जाएगा एलिमिनेट। ए का 3 दिया है, यहाँ ए का 1 दिया है, ये भी कट जाएगा। अब या तो हमारा आंसर सी होगा या तो डी होगा। आइए आगे चलते हैं। आईएनएस सातवाहन, आईएनएस सातवाहन जो है, सातवाहन वंश कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश देखिए, यानी सी का हो जाएगा 2। सी का 2 कहाँ पे दिया हुआ है, सी का 2 हमारा एक ही में दिया हुआ है, यानी ये वाले में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। काम खत्म। बस दो हमको आ रहा था हमने कर दिया, है ना, दो हमको आ रहा था हमने कर दिया। वैसे मैं बता दूं कि आईएनएस गरुड़, है ना, आईएनएस गरुड़ जो है वो कहाँ है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है, ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाले में। ठीक, तो बस आंसर हमें मिल गया है। और इसके बाद बचा आईएनएस संस्था, तो ये आपका है गोवा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इस तरह से देखिए अलग अलग तरीके से आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2023 में किसको मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस की सरकार देती है, रवीश कुमार को भी मिला था, भारत के पत्रकार जो थे, ठीक ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन मैंने बताया ना कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो पूछा जाएगा 2025 में ना, उसके हिसाब से याद रखना है, इसी सब टॉपिक को ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए, उस समय मिला था डॉक्टर रवि कन्नन को, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे। कौन है, ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी इन्होंने कैंसर के ऊपर स्टडी किया था और कैंसर के कई लोगों को उनका इलाज भी किया था। इसीलिए इनको सामाजिक सेवा के लिए भी कहा जाता है। डॉक्टर रवि कन्नन को क्या दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अभी मैंने बताया है आपको कि प्रवेश बैच लगातार आपका रन कर रहा है सीयूईटी एग्जाम के लिए, जनरल टेस्ट के लिए भी, और इसके साथ साथ एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीएससी, बीए, बीकॉम सभी के लिए
आपके बैच प्रवेश बैच आ चुका है, जिसमें कंप्लीट किया जाएगा आपके पूरे सिलेबस को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। सारी क्लासेस लाइव होंगी और कोई भी डाउट सेशन होगा उसके लिए भी लाइव आपके डाउट सेशन किए जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया है, वो भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर 1999 लगभग 2000 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और अभी फिलहाल में डीएनएस 10 अगर आप अप्लाई करते हैं कैपिटल लेटर में तो आपको 10% का वहाँ ऑफ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो 6387986764 पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी दोस्तों। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।